हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन सेशन 4 फॉर सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको पहले 3 सेशन बहुत 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 अच्छे लगे होंगे। एंड जो लास्ट सेशन था उसमें तो मैंने कुछ क्वेश्चन भी पूछा था एंड काफ़ी सारे बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड। और आज का सेशन इज गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग सेशन, बिकॉज आज मैं ऐसा सेशन कराने जा रहा हूँ जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, एंड दैट इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव्स। सो गाइस, डेरिवेटिव एक ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और उसके क्वेश्चंस को देख के तो बच्चों के हाथ पैर फूल जाते हैं। तो बेटा, ये जो सेशन है ना, इसके अंदर हम डेरिवेटिव्स को बहुत डिटेल में समझेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, और उसको भी हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है जी। एंड एट लास्ट, एज यूजुअल, जैसे मैंने पिछली क्लास में दिया था, इस क्लास में भी आई विल बी शेयरिंग विद यू वन क्वेश्चन, एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज शेयर द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। एंड ट्रस्ट मी, जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है जी। हाँ, और अगला सेशन, अगले 2 सेशन, बहुत सारे बच्चे टेक ओवर के लिए बोल रहे थे, तो अगले 2 सेशंस के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू टेक ओवर कोड होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो इस सेशन को आपने 1.2 की स्पीड पे देखना है, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल लव द सेशन। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना, ना अच्छा लगे तो स्किप कर देना, क्या दिक्कत है यार, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ना डेरिवेटिव समझने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड डेरिवेटिव मार्केट। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में जैसे ही वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स, तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक है कैश मार्केट और एक है डेरिवेटिव मार्केट। अब ये कैश मार्केट को हम इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है ना, इक्विटी मार्केट। अब पहले तो दोनों में डिफरेंस समझते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, है ना। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब आपको ऐसा लगे कि आपको किसी कंपनी पे बहुत ट्रस्ट है, यार ये कंपनी बहुत सॉलिड है और मुझे लग रहा है कि भाई इसका शेयर ऊपर जाएगा, सो यू आर ट्रस्टिंग अ कंपनी एंड दैट इज व्हाई यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी थ्रू शेयर्स। प्लीज मेक श्योर, मैंने क्या बोला, यू वांट टू इन्वेस्ट इन द कंपनी थ्रू शेयर्स। आपको शेयर से प्यार नहीं है, आपको कंपनी से प्यार है। वो अलग बात है कि कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए क्या मुझे उसके शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, राइट। तो आपको कहां जाना है, कैश मार्केट में। तो कैश मार्केट में आदमी कौन जा रहा है बेटा, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। वो 100% मनी अपफ्रंट पे करेगा। लाइक अगर एक शेयर 2500 का है तो आपको पूरा 2500 देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा यू विल बी कॉल्ड एज शेयर होल्डर, आप कहलाएंगे शेयर होल्डर, ठीक है सर। इसके अलावा आपको मिलेंगे डिविडेंड्स। इसके अलावा यू विल बी हैविंग राइट टू वोट, और आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आएगा। तो ये सारी खास बात होती है किसकी, कैश मार्केट की। अच्छा अच्छा सर, इसका मतलब जो हम आजकल नॉर्मली देखते हैं कि मैंने शेयर खरीदा, मेरे पापा ने शेयर खरीदा, सो ऑल वी आर वर्किंग इन द कैश मार्केट या इक्विटी मार्केट। वेरी वेल डन। सर डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है? देखिए, डेरिवेटिव मार्केट में ना हमारा कंपनी से कोई प्यार नहीं होता। हमारा इंटेंट होता है सिर्फ उस कंपनी के एप्रिसिएशन में पार्टिसिपेट करना, यानी कि हमारा इंटेंट होता है स्पेकुलेट करना। तो डेरिवेटिव मार्केट में ज्यादातर जो लोग जाते हैं, दे आर स्पेकुलेटर्स। लिख लीजिए, इनका इंटेंट होता है कि यार हमें कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, हमें उस कंपनी के शेयर के एप्रिसिएशन में इंटरेस्ट है। ओके, सो यहां पर फायदा क्या होता है पता है? यहां पे बस इतना ही फायदा है कि आपको सारा पैसा नहीं देना होता, आपको यहां पे मार्जिन मनी देना होता है या फिर आपको प्रीमियम देना होता है। सिंपल। इसका मतलब अगर 2500 की चीज है, तो अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में जा रहे हो तो आपको उसका 10% यानी कि 250 रुपए पे करने हैं, एंड यू विल बी एबल टू ओन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ 2500। तो इसमें लिवरेज बहुत मिलता है। हालांकि इसमें नुकसान भी है, ना तो आप शेयर होल्डर बनोगे, ना डिविडेंड मिलेगा, ना वोटिंग राइट, ना आपके डीमैट में शेयर आएगा। तो सर फिर डेरिवेटिव मार्केट में एक ही बेनिफिट है, और वो क्या है, लिवरेज। लिवरेज का मतलब क्या होता है कि फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 100 रुपीज आई नीड टू पे ओनली 10 रुपीज, सो मुझे इतना बड़ा लिवरेज मिल जाता है। ओके सर, समझ आ गया सर। अब डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जिन इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेड किया जाता है, दे आर लाइक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर लाइक फ्यूचर, फिर उसके बाद है ऑप्शंस, फिर उसके बाद है आपके फॉरवर्ड्स, फिर स्वैप, बड़े सारे होते हैं ना, बड़े सारे होते हैं। तो ये आपको पढ़ने नहीं, आपको दो ही पढ़ने हैं। कौन कौन से? फ्यूचर एंड ऑप्शंस। सो दो आपको पढ़ने हैं, एक फ्यूचर पढ़ना और एक ऑप्शन पढ़ना है। सिंपल है, ठीक है सर। सबसे पहले विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्यूचर।
पहले मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पेपर में क्वेश्चन फ्यूचर पे क्या आया था, ठीक है ना। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मान लो मान लो मान लो ये रिलायंस का शेयर है, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर ऊपर जाने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है शेयर ऊपर जाने वाला है, तो मैं क्या करूं बताओ। बच्चा कहता है सर आप क्या करो, शेयर खरीद लो, ठीक है। और अगर मैंने शेयर खरीदा तो मुझे 100% पैसा देना पड़ेगा, और मैं कहां जाऊंगा, कैश मार्केट में जाऊंगा। 100% पैसा देना पड़ेगा एंड आई विल मूव टू विच मार्केट, कैश मार्केट। सर एक ऑल्टरनेटिव भी है आपके पास, क्या, कि आप ना, अगर आपको लग रहा है शेयर ऊपर जा रहा है, तो आप शेयर ना खरीद के आप शेयर का फ्यूचर बाय करो। क्या बाय करो, फ्यूचर ऑफ द शेयर बाय करो, शेयर मत खरीदो, शेयर का फ्यूचर बाय करो। बोलो मेरे पीछे, शेयर का फ्यूचर बाय करना है। बच्चा कहता है सर इससे क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको फ्यूचर खरीदने के लिए कहां जाना पड़ेगा, पहले तो डेरिवेटिव मार्केट में जाना पड़ेगा। कहां जाओगे आप, डेरिवेटिव मार्केट में जाओगे, और डेरिवेटिव मार्केट में आप क्या खरीदोगे, फ्यूचर ऑफ रिलायंस। समझ आ गया। और यहां पर आपको सिर्फ क्या देना पड़ेगा, मार्जिन मनी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, मार्जिन मनी। अच्छा सर, ठीक है सर। सर अब होगा क्या, कुछ भी नहीं। देखो अगर शेयर ऊपर चला गया तो आपको उतना ही बेनिफिट होगा जितना यहां पे बेनिफिट हुआ। बस फर्क ये था कि आपने कम पैसे में क्या ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, और कैश मार्केट में आपको पूरे पैसे देने पड़ते। ठीक है सर। सर इसका मतलब एक बात बताओ, मुझे कितना पैसा मिलेगा ये बताना जरा। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे सपोज करो आज रिलायंस का शेयर है 2,500 का, 2,500 का, और अगर मान लो ये रिलायंस का शेयर हो गया 2,600 का, तो कितने रुपए से बढ़ गया, 100 रुपए से बढ़ गया ना। 100 रुपए आपको मिलेगा इनटू जो भी हमारा लॉट साइज होगा। याद रखना जितने भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दे ऑल ट्रेड इन वन लॉट साइज। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं रिलायंस का शेयर इज ट्रेडिंग इन अ लॉट साइज ऑफ 250 शेयर्स, समझ रहे हैं। ऐसे कोल इंडिया का जो शेयर है वो ट्रेड होता है 3200 शेयर्स के लॉट में, है ना। तो हर शेयर का एक लॉट साइज होता है। तो अगर एक शेयर पे 100 रुपए का एप्रिसिएशन आया है, तो आपको लेट से 250 का लॉट साइज है, तो आपको 25,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा अगर आप रिलायंस का फ्यूचर बाय करते हो। तो क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं, ठीक है सर। लेकिन सर अगर मेरा परसेप्शन है क्या कि मार्केट में शेयर प्राइस गिरने वाला है, तो मेरे दोस्तों वहां पर आप क्या करो, फ्यूचर को सेल कर देना। अच्छा, बायर कौन होता है, जिसका परसेप्शन है ऊपर जाएगा, और सेलर कौन होता है, जिसका परसेप्शन है नीचे आएगा। सर एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, जितने भी लोग बायर्स होते हैं उनको बोलते हैं हैविंग लॉन्ग पोजीशन। याद रखना स्टॉक मार्केट में आप जो भी काम करते हो ना, यू ओपन वन पोजीशन फॉर यू। आपकी एक पोजीशन खुल जाती है, उस पोजीशन का नाम होता है या तो लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन कब होती है, व्हेन यू आर बाइंग। शॉर्ट पोजीशन कब होती है, व्हेन यू आर सेलिंग। सर समझ आ गया हमें। सर आप ये कह रहे हो फ्यूचर आर द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, जिनकी वैल्यू जो होती है वो अंडरलाइंग पे डिपेंड करती है। कैसे, सर रिलायंस का फ्यूचर कितने का होगा, क्या वो रिलायंस के शेयर पे डिपेंड करेगा। अगर शेयर बढ़ता जाएगा तो क्या रिलायंस का फ्यूचर का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। शेयर गिरेगा तो फ्यूचर की वैल्यू भी गिरेगी। सिंपल है ना। तो फ्यूचर की वैल्यू डिपेंड कर रही है, डिराइव हो रही है शेयर की वैल्यू से, एंड देयरफॉर फ्यूचर इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव। समझ आ गया। तो फ्यूचर को हम डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्यूचर की वैल्यू डिराइव होती है अपने अंडरलाइंग से। बहुत बढ़िया। सर एक बात बताओ, मैंने बहुत बार ये शब्द सुना अंडरलाइन, मेरे को समझ ही नहीं आता अंडरलाइन कौन है, तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ अंडरलाइन कौन होता है। देखो अंडरलाइन स्टॉक भी हो सकता है, जैसे मान लो अगर आप शेयर का फ्यूचर ले रहे हो तो अंडरलाइन कौन होगा, शेयर। अगर आप इंडेक्स का फ्यूचर ले रहे हो तो अंडरलाइन कौन होगा, इंडेक्स। जिसका फ्यूचर लोगे क्या वो अंडरलाइन बन जाता है। यस सर, पल्ले पड़ गया सर, बहुत बढ़िया। तो आइए एक बार पढ़ते हैं व्हाट इज फ्यूचर इज ऑल अबाउट। फ्यूचर क्या होता है, सिर्फ फ्यूचर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, सिर्फ बात करेंगे फ्यूचर्स क्या है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन व्हाट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो फ्यूचर रेफर्स टू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विच मींस एन एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय या सेल अ प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी ऑफ एन एसेट ऑन प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। अब ये इतना कुछ प्री डिटरमाइंड बच्चे को समझ नहीं आती क्या कह रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं। देखो जब भी आप फ्यूचर में काम करते हो ना,
तो हमारे पास 3 तरह के फ्यूचर होते हैं, 1 मंथ फ्यूचर, 2 मंथ फ्यूचर, 3 मंथ फ्यूचर। क्या मतलब है? देखिए जो 1 मंथ फ्यूचर होता है ना, 1 मंथ जो फ्यूचर होता है वो कहता है कि इस फ्यूचर की एक्सपायरी, हर 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 कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी होती है, तो उस दिन तक देखा जाता है कि उसमें क्या चेंज आया है, बड़ा है या घटा है। तो अगर आप 1 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो तो इसका मतलब वो एक्सपायर हो जाएगा इस महीने के लास्ट वीक यानी कि लास्ट थर्सडे। 2 मंथ फ्यूचर सेकेंड मंथ के लास्ट थर्सडे एक्सपायर होगा, और 3 मंथ फ्यूचर विल एक्सपायर ऑन लास्ट थर्सडे ऑफ थर्ड मंथ। याद रखना, हर फ्यूचर की क्या होती है, एक एक्सपायरी डेट होती है, और वो एक्सपायरी डेट क्या होती है, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। कौन सा मंथ डिपेंड करेगा कि आप 1 मंथ फ्यूचर ले रहे हो, 2 मंथ फ्यूचर ले रहे हो या 3 मंथ फ्यूचर ले रहे हो। क्या यहां तक ठीक है? ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, जितना आप दूर का लोगे ना, उतना ही फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस ज्यादा होता है, उतना फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस ज्यादा होता है। तो आपको अगर मान लो 1 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो उसकी एक्सपायरी जल्दी आएगी, इसीलिए उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी कंपैरेटिवली कम होती है। 2 मंथ फ्यूचर की एक्सपायरी 2 महीने बाद आएगी, तो इसीलिए उस फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट की कम ऑन वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। तो अब दोबारा पढ़ेंगे। कहते हैं फ्यूचर रेफर्स टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विच मींस एन एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो होते हैं, याद रखना, एक होता है ओवर द काउंटर और एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड। ओवर द काउंटर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होते हैं वो होते हैं करेंसी में। स्टॉक मार्केट में जितने भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, और ऐसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड हो उन्हीं को फ्यूचर कहा जाता है। क्या समझ आ गया? उन्हीं को क्या बोलते हैं? फ्यूचर्स बोलते हैं। तो फ्यूचर्स क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। बोलो, फ्यूचर क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें आप बाय भी कर सकते हो, आप सेल भी कर सकते हो। बच्चा कहता है सर बाय कब करेंगे? सर अगर आप बुलिश हो तो आप फ्यूचर बाय करो, अगर आप बियरिश हो तो आप फ्यूचर को सेल कर दो, सिंपल है। बच्चा कहता है सर मैं भूल जाऊंगा, क्या वो मिलेगा? भाई एक बात बता, तेरा मकान अगर तेरे को पता चल जाए बगल वाले का मकान का प्राइस बढ़ने वाला है तो तू क्या करेगा? बाय। अगर तुझे पता चल जाए कि तेरे खुद के घर का प्राइस गिरने वाला है तो भाई तू अभी बेच देना उसको। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस गिर जाएगा तो बाद में दोबारा खरीद लियो। अच्छा, अगर आपको पता चल जाए कि कल को कोई चीज बढ़ने वाली है, हम उसको आज बाय करेंगे। पता चल जाए कल को कोई चीज गिरने वाली है तो उसको हम सेल करेंगे। तो इसका मतलब ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बाय भी कराता है और सेल भी कर सकते हैं। किसको? प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी। मैंने पहले ही बोला था प्री डिटरमाइंड इसलिए क्योंकि इसका लॉट साइज फिक्स होता है। आप नहीं बताओगे कितनी, आप ये नहीं कह सकते मुझे रिलायंस का फ्यूचर दे दो 2 क्वांटिटी का। ना 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 बेटा, वो 250 ही है, उसका वो लॉट साइज है, तो वो क्वांटिटी पहले से ही क्या है? प्री डिटरमाइंड है। ऑफ एन एसेट, एसेट कौन है यहाँ पे? शेयर। जैसे मैंने कहा रिलायंस का फ्यूचर, तो फ्यूचर एक एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, टू बाय या सेल एट प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी ऑफ एनी एसेट। यहां पे एसेट कौन था? शेयर। ऑन प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट, अब फ्यूचर डेट भी तुम्हें डिसाइड करनी है, वो कौन सी हो सकती है? 1 मंथ फ्यूचर, 2 मंथ फ्यूचर, 3 मंथ फ्यूचर, एट प्री डिटरमाइंड प्राइस, और उसका प्राइस भी पहले से प्री डिटरमाइंड होगा। क्या सबको क्लियर है? सर हमें ना समझ आ गया आप क्या कह रहे हो। देखो फ्यूचर्स क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं टू बाय और सेल। किस चीज को बाय सेल करोगे? कमॉन, बाय या सेल करेंगे किसी भी एसेट को, किसी भी एसेट को, प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी, प्री डिटरमाइंड प्राइस एंड प्री डिटरमाइंड ही क्या उसकी होनी चाहिए? फ्यूचर डेट। क्या सबको क्लियर है? सब कुछ पहले से डिटरमाइंड होता है। 1 मंथ फ्यूचर ऑफ रिलायंस मैं बाय करूंगा इतने प्राइस में, और उसका लॉट साइज होगा 250। सब कुछ पहले से प्री डिटरमाइंड है, ठीक है सर। एंड क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड देयर सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग इन श्योर लिक्विड। मतलब क्या? स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या? स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है बेटा जी आप इसमें कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते भाई मुझे ना फ्यूचर में ना रिलायंस के ना 250 शेयर नहीं, भाई मुझे ना 200 चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। स्टैंडर्ड है ये, 250 ही लेना पड़ेगा। अगर आप 2 लॉट लोगे तो 500, 3 लॉट लोगे तो 750,
अच्छा, ऐसा भी नहीं कह सकते आप मेरे को फ्यूचर दे दो जिसकी एक्सपायरी कल हो, ना ना ना, 3 ही फ्यूचर होते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, समझ आ गया? 1 मंथ एक्सपायरी, 2 मंथ एक्सपायरी, 3 मंथ एक्सपायरी, एवरीथिंग इज स्टैंडर्डाइज, कुछ भी कस्टमाइज नहीं है, याद रखना। और क्योंकि इसकी ट्रेडिंग सेंट्रलाइज्ड है, हर जगह हो रही है, तो इसके अंदर हैवी लिक्विडिटी होती है, याद रखना। लॉक करूं? हाँ सर, क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा था, फ्यूचर में 2 पोजीशंस होती हैं, कौन कौन बताएगा? देयर आर 2 पोजीशंस इन एनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक होती है लॉन्ग पोजीशन, एक होती है शॉर्ट पोजीशन। कौन बताएगा लॉन्ग पोजीशन में क्या होता है? सर लॉन्ग पोजीशन में जब हम उसको खरीदते हैं, यानी कि अगर आपने फ्यूचर बाय करा है तो आपकी पोजीशन क्या है? लॉन्ग। और अगर आपने सेल करा है तो आपकी पोजीशन क्या है? शॉर्ट। क्या सबको क्लियर है? बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ये समझ में आ गया? सर इस पे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल, देखो रियल लाइफ में तो बनता ही है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना? देखो, रिलायंस का शेयर 2,500 रुपये का है। अगर मुझे इसके 250 शेयर खरीदने हो तो आपको 6,25,000 चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करके देख लो जरा यार एक बारी। 6,25,000 चाहिए, डिवाइड बाय 2,500, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। और अगर आप इसी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेने जाओगे तो वो मात्र मिल जाएगा 1,05,000 रुपये में, ठीक है ना? वो भी कितने शेयर का होगा? 250 शेयर्स का होगा। सिंपल है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कहाँ मिलेगा? कैश मार्केट में। ये कहाँ मिलेगा? डेरिवेटिव मार्केट में। तो आपके पास 2 चॉइस है। अगर आपको लग रहा है शेयर बढ़ने वाला है तो 250 शेयर खरीद लो, पूरे पैसे दे दो, या फिर आप 250 शेयर का फ्यूचर खरीद लो और आप सिर्फ कितने दे दो? 1,05,000। कल को मान लो, अब आप देखना चाह रहे थे कि 1 महीने के हिसाब, मेरे को मालूम है कि ये प्राइस 1 महीने में बढ़ जाएगा, तो फिर आप कौन सा फ्यूचर लेना? 1 मंथ फ्यूचर लेना, ठीक है? क्या लेना? 1 मंथ फ्यूचर। अगर मैं कहूं कि रिलायंस का शेयर का प्राइस 1 महीने के बाद 250 से जंप करके आ गया 260 पे, तो कितने रुपए से बढ़ गया? 10 रुपए से बढ़ गया ना? एक सेकेंड, 2,500 से 2,600 का शेयर हो गया, तो कितने रुपए से शेयर बढ़ गया? 100 रुपए से शेयर बढ़ गया। तो आप मुझे बताओ, कैश मार्केट में 100 रुपए से शेयर बढ़ा, आपके पास कितने शेयर है? 250। क्या आपको 25,000 का बेनिफिट हो जाएगा? बोलो हाँ। तो यहां पर भी आपका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू 25,000 से बढ़ जाएगी, और ये फ्यूचर कितने का हो जाएगा? 1,30 का। तो मुझे बस इतना बता दो, क्या यहां पर भी आपको 25,000 का बेनिफिट आ जाएगा? यहां पर भी आपको 25,000 का बेनिफिट आ जाएगा? तो क्या बेनिफिट तो ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। तो हु विल टेल मी, क्या डेरिवेटिव मार्केट में जाने से बेनिफिट इतना हुआ कि हमें 6,25 नहीं चाहिए थे, हमें कितने चाहिए थे? 1,05,000। क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। अच्छा, मेरा एक नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड आपसे जो मेरे को पूछना है वो ये है कि क्या मैं फ्यूचर सेलर भी बन सकता हूँ? यस। कब? अगर आपको लग रहा हो कि रिलायंस का शेयर गिरने वाला है, तो आप बाय ना करके क्या करो? फ्यूचर को सेल करो, क्योंकि अगर वो गिरेगा तो यानी कि आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। सेलर को बेनिफिट कब होता है? गिरने पर, और बायर को बढ़ने पर। सबको क्लियर है? सेलर को बेनिफिट, बच्चा कह रहे हैं मैं सोच नहीं पाता, बड़ा आसान है यार। देख, अगर मैं तुझे बोलूं कि तेरे पास एक गोल्ड की चेन है, ऐसे समझते को समझाता हूँ। तेरे पास एक गोल्ड की चेन है, ठीक है, और वो है 60,000 रुपए की, और मैं तुझे बोल रहा हूँ कि गोल्ड का रेट गिरने वाला है, ये 40 का हो जाएगा, तो मुझे बता, तू 60 का और खरीदेगा या ये चेन बेच देगा? बेच दे। बेचते ही अगर रेट गिर गया तो तू 40 का खरीद लियो। तो तूने बेचा कितने का था? 60 का, और गिरे हुए प्राइस पे तूने खरीद लिया, चेन वापस आ गई, हाँ, और तेरे को 20,000 का बेनिफिट हो गया। तो सेलर को बेनिफिट हो जाता है कब? अगर रेट गिर जाए, क्योंकि वो पहले हाई प्राइस पे बेच देगा, लो प्राइस पे खरीद लेगा, एंड ही विल मेक अ गेन। समझ आ गया है नहीं? वेरी गुड। तो ये होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब लिखो ऑप्शंस, ऊपर हेडिंग डालो ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या होता है? ऑप्शंस क्या होता है? देखिए, ऑप्शंस को हम यहां पे बोलते हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। चलो छोड़ो, आप एक काम करो, लिखो ऑप्शन में 2 तरह की ऑप्शंस होती हैं। लिखो, एक कॉल और एक पुट। पहले लिखो फिर मैं समझाता हूं। 2 तरह की ऑप्शन होती है, सारे बोलो, एक कॉल और एक पुट। ठीक है सर। हर ऑप्शन में 2 लोग होते हैं, एक होता है होल्डर और एक होता है राइटर। होल्डर, राइटर, मेरे पीछे पीछे बोलो, होल्डर, राइटर। ठीक है जी, ठीक है। जो भी होल्डर होता है ना, चाहे वो होल्डर ऑफ कॉल ऑप्शन हो, चाहे वो होल्डर ऑफ पुट ऑप्शन हो,
हमेशा याद रखना, होल्डर के पास हमेशा क्या होता है, राइट। होल्डर के पास हमेशा क्या होता है, राइट। और याद रखना, राइटर जो होता है ना, ही इज ऑलवेज अंडर ऑब्लिगेशन। आप लिख लो, मैं अभी पूरी कहानी सिखाऊंगा आपको। यानी कि देयर आर टू पार्टीज, वन कॉल्ड एज होल्डर, द अदर वन इज कॉल्ड एज राइटर। होल्डर वो होता है जिसके पास राइट होता है, राइटर वो होता है जो अंडर ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है जी। राइट किस चीज का, अभी लिखवाता हूं मैं, पहले मैं इसको एनालाइज करवाता हूं आपको। देखो, इंश्योरेंस पॉलिसी, एक होता है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, और एक होता है पॉलिसी होल्डर। होल्डर, होल्डर, याद रखना मैं वर्ड कौन सा जोर लगा रहा हूं, होल्डर। आप बताओ कौन किसको प्रीमियम देता है, होल्डर इंश्योरेंस कंपनी को क्या देता है, प्रीमियम। और होल्डर के पास क्या आ जाता है, राइट, कि अगर कोई अनसर्टेनिटी हुई तो क्या इंश्योरेंस कंपनी इसको क्या पे करेगी, मनी। कितना पैसा पे करेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन पॉलिसी अमाउंट। बस इतना बता दो, क्या पॉलिसी होल्डर इज अ पर्सन हु इज हैविंग राइट एंड इंश्योरेंस कंपनी इज अ पर्सन हु इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे। आपने मुझे पैसे दिए पढ़ने के लिए, तो यू हैव राइट। जैसे ही आपने मुझे फीस दी, आपके पास क्या आ गया, राइट आ गया पढ़ने का। एंड एज जैसे ही मैंने फीस एक्सेप्ट करी, मेरे पास राइट आया या ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन टू टीच। स्टूडेंट एंड टीचर में भी अगर ध्यान से देखा जाए तो स्टूडेंट ने जैसे ही फीस पे करी, उसके पास क्या आता है, राइट, और टीचर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू टीच। आई होप क्लियर ना, वेरी वेल डन। तो अब मेरा एक सवाल है, जरा सोच के जवाब देना, सोच के जवाब देना। मैंने कहा कि देर आर टू पीपल, वन इज होल्डर वन इज राइटर, एंड होल्डर इज ऑलवेज हैविंग राइट, चाहे वो कॉल होल्डर हो चाहे वो पुट होल्डर हो, और राइटर के पास हमेशा क्या होता है, ऑब्लिगेशन। बच्चा पूछता है सर राइट किस चीज का और ऑब्लिगेशन किस चीज का, आप ध्यान से सुनना। जितने भी कॉल होल्डर्स होते हैं उनके पास होता है राइट टू बाय, और जितने भी पुट होल्डर्स होते हैं उनके पास होता है राइट टू सेल। यानी कि आपको अगर बाइंग राइट चाहिए तो आप बन जाओ कॉल होल्डर, और अगर आपको सेल का राइट चाहिए तो आप बन जाओ पुट होल्डर। सिंपल है। कॉल होल्डर कब बनेंगे, जब आपके पास राइट टू बाय चाहिए, किसी चीज को खरीदने का राइट चाहिए तो आप बन जाओ कॉल होल्डर, और किसी चीज को बेचने का राइट चाहिए तो आप बन जाओ पुट होल्डर। यानी कि इन शॉर्ट, ऑप्शंस का मतलब होता है आपने राइट खरीदा है, किसी ने आपको राइट बेचा और आपने राइट खरीदा। समझ आ रही है या नहीं, बोलो। और जो आदमी राइट खरीदेगा वो बन जाएगा होल्डर ऑफ दैट राइट। अगर वो राइट कॉल है तो हमारे पास राइट टू बाय है, अगर वो पुट है तो आपके पास राइट टू सेल है। क्या यहां तक क्लियर है? मैं एक सवाल पूछूंगा, अभी सोच के जवाब देना, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, राइट फ्री में मिलता है? नहीं, इसके लिए क्या पे करना पड़ता है, प्रीमियम। कौन किसको पे करेगा? सर होल्डर विल पे टू द राइटर, होल्डर विल पे प्रीमियम टू द राइटर। क्या यहां तक कहानी समझ में आई? यस और नो? सर समझ तो आ गया सर। आप ये कह रहे हो कि ऑप्शन डेरिवेटिव्स होते हैं। ऑप्शन दो प्रकार की होती है, एक कॉल एक पुट। हर ऑप्शन में दो तरह के लोग होते हैं, एक होल्डर और एक राइटर। होल्डर वो होता है जिसके पास राइट होता है, और राइटर वो होता है हु इज अंडर ऑब्लिगेशन। होल्डर प्रीमियम देता है किसको, राइटर को, ठीक है जी, और उसके पास राइट आ जाता है। और राइटर हमेशा किस में रहता है, अंडर ऑब्लिगेशन। ठीक है सर। सर राइट किस चीज का है? वो डिपेंड करता है कि आप कॉल होल्डर हो या आप पुट होल्डर हो। इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अभी एक एग्जाम्पल के साथ, मजा आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? ठीक है। बच्चा कहता है सर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देना। देखो मैं आपको समझाता हूं। बेटा रिलायंस का शेयर है 2500 का, आपको लग रहा है कि ये शेयर बढ़ने वाला है, तो आप क्या करो, ऑप्शन देखते रहना। या तो आप शेयर खरीद लो, इसके लिए कहां जाओगे आप, कैश मार्केट में। 100% मनी क्या आपको अपफ्रंट देना पड़ेगा, 6,25,000। अगर आप कितने शेयर खरीदना चाहते हो, 250। इजी बीजी। ठीक है। दूसरा ऑप्शन टू, आप क्या करो, डेरिवेटिव मार्केट में रिलायंस का क्या खरीद लो, फ्यूचर खरीद लो। आप फ्यूचर बाय कर लो। उसके लिए आपको पैसा कितना देना पड़ेगा, मार्जिन मनी 1,05,000। ठीक है।
अगर शेयर ऊपर गया तो यहां पे भी आपको बेनिफिट होगा, यहां पर भी बेनिफिट होगा। अब तीसरा सुनो ध्यान से क्या है। तीसरा, आप क्या करो, ऑप्शन में काम करो, क्योंकि आपको लगता है कि ये शेयर बढ़ने वाला है। तो जितने लोग बुलिश होते हैं उन्हें चाहिए होता है राइट टू बाय। क्या चाहिए होता है? खरीदने का राइट। खरीदने का राइट। मैं पूरा समझाऊंगा, ये पॉइंट मिस मत करना, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है? खरीदने का राइट। क्या चाहिए होता है? खरीद, यानी कि दे विल बिकम कॉल होल्डर। क्या मिलेगा आपको? कॉल होल्डर बनोगे। अब एक्सचेंज आपसे पूछेगा एक चीज, बताओ तुम किस प्राइस पे खरीदना चाहते हो? आप बताओ आप किस प्राइस पे खरीदना चाहते हो? आपने कहा सर हम इसको नेक्स्ट मंथ खरीदेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें 2,500 में ही मिले ये। इसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। इसका मतलब जितने भी होल्डर्स होते हैं उन्हें क्या बताना पड़ता है? एक्सरसाइज प्राइस। अब इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनो। आप ये कह रहे हो कि सर मुझे ये शेयर खरीदना है अगले महीने, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये शेयर मेरे लिए 2,500 में फ्रीज हो जाए। अगर ये ऊपर भी चला जाए तो भी मुझे कितने में मिले? 2,500 में ही मिले। अच्छा, मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि भाई मुझे एक राइट दे दो कि ये शेयर मेरे लिए 2,500 का फिक्स कर दो प्राइस। अगर ये कल को 3,000 का भी हो जाए तो भी मुझे कितने का मिलना चाहिए? 2,500 का। ठीक है सर, लेकिन ये राइट पाने के लिए आपसे मांगा गया प्रीमियम। मान लो 50 रुपए का प्रीमियम मांगा गया, तो आपने 50 रुपए प्रीमियम पकड़ा दिया। अब आप मुझे बताओ, जैसे ही आपने 50 रुपीज का प्रीमियम दिया, किसको? राइटर को। सर आपके पास एक राइट आ गया क्या कि आपको ये शेयर कितने में मिलेगा? सर 2,500 में मिलेगा, फिक्स हो गया आपका। चलो, अब अगले महीने ड्यू डेट, नेक्स्ट मंथ की ड्यू डेट, जब जैसे इस एक्सपायर होगा, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट की ड्यू डेट आएगी, उस दिन हम देखेंगे कि रिलायंस का शेयर कितने का। मान लो रिलायंस का शेयर है 2,700 रुपए का। अब आप मुझे बताओ, शेयर की प्राइस बढ़ चुके हैं, लेकिन आपके पास एक राइट है कि आपको वो शेयर कितने में मिलेगा? सर मुझे तो ये शेयर 2,500 में ही मिलेगा। आपके पास एक राइट है कि आपको ये शेयर कितने में मिलेगा? 2,500 में मिलेगा, जबकि शेयर का प्राइस बढ़कर कितना हो गया? 2,700। तो अब ध्यान से सुनना, राइटर को मैं बोलूंगा भाई भले ही ये शेयर 2,700 का हो गया, मुझे तो 2,500 में ही देना पड़ेगा। मुझे आपको कितने में देना पड़ेगा? 2,500 में। इन शॉर्ट, क्या आपको ये 200 रुपए का बेनिफिट हो गया या नहीं? बिल्कुल। तो इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ कॉल इज 200 रुपीज। इसका मतलब ये हो गया कि जितना वो शेयर ऊपर जाता जाएगा 2,500 से, क्या उतना पैसा आपको मुनाफा हो जाएगा एज अ बायर, एज अ होल्डर ऑफ द राइट, और राइटर को क्या नुकसान होता जाएगा? यस सर, क्योंकि आपके पास राइट है उस चीज को पाने का। कितने में? 2,500 रुपए में। तो ही इज अंडर ऑब्लिगेशन, राइटर इज अंडर ऑब्लिगेशन कि उसको 2,500 में देना पड़ेगा, इवन दो वो शेयर 2,700, 2,800, 3,000, 4,000, 5,000 कितने का भी हो जाए, लेकिन वो आपको कितने में देगा? 2,500 में देगा। तो क्या इसका मतलब मैं मान के चलूं कि आपके पास 200 रुपए का सीधा 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 आपको बेनिफिट हो गया? सर अगर ये 2,800 का हो जाता तो सर फिर मुझे बेनिफिट होता 300 का। वेरी गुड। और इस बेनिफिट को पाने के लिए आपने प्रीमियम कितना दिया था? 50। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आया? 150। आपका प्रॉफिट 150, तो राइटर का प्रॉफिट हुआ या लॉस? सर राइटर को हो गया लॉस 150 रुपए का। समझ आ गया यहां तक? सर एक बात बताओ, अगर ये शेयर 2,400 का हो जाता तो? अब आप ही मुझे बताओ ना यार, आपके पास राइट था उस शेयर को पाने का कितने में? 2,500 में। कल को शेयर का प्राइस गिर गया तो आप क्या बोलोगे? सर मेरे को अपना राइट यूज नहीं करना, सॉरी, 50 रुपए जो मैंने दिए थे वो तुम रख लो, और मैं अब इसको मार्केट से कभी बाद में खरीद लूंगा। इसका मतलब ये कि अगर कल को प्राइस गिर जाता है, सुन लो मेरी बात, अगर कल को प्राइस गिर जाता है तो हु विल टेल मी, क्या ये ऑप्शन लैप्स हो जाएगी? यस। और जो प्रीमियम आपने दिया था क्या वो आपका लॉस हो जाएगा? अच्छा, तो कॉल होल्डर वो आदमी होता है जिसका परसेप्शन है कि मार्केट प्राइस ऊपर जाएगा, इसीलिए वो अपने लिए प्राइस फ्रीज कर लेता है। अगर रेट जेन्युइनली ऊपर चला गया तो उसको गेन हो जाएगा, लेकिन अगर रेट ऊपर नहीं गया तो इसका मतलब वो गलत था, तो क्या उसको लॉस हो जाएगा? जितना उसने प्रीमियम दिया था वो नुकसान हो जाएगा। हाँ सिंपल। सर ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे मेरे घर में ना एक शादी थी, तो मेरे मम्मी पापा ने क्या करा,
उनको लग रहा था कि अगले साल गोल्ड का रेट बढ़ जाएगा, तो मेरे मम्मी पापा ने ना ज्वेलर को बोला कि हमारा ना रेट ना बुक कर लो, फ्रीज कर दो कि जो आज का रेट है ना, आप इसी रेट पे हमारे को 20 तोला सोना दे दोगे। तो ज्वेलर ने बोला ठीक है, मैं इसी रेट पे दे दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे प्रीमियम चाहिए होगा। तो मान लो आपके पापा ने 10,000 रुपये का प्रीमियम दे दिया और अपना रेट फ्रीज करवा लिया 50,000 रुपये पर 10 ग्राम्स। कल को रेट 70,000 हो गया तो भी आपको कितने में मिलेगा? 50 में। वाओ! तो पापा ने कितना कमा लिया? 20,000 फॉर 1 10 ग्राम। वाओ! लेकिन अगर रेट गिर गया तो पापा जाएंगे ही नहीं ज्वेलर के पास, और जो पापा ने शुरू में 10,000 दिया था, क्या वो लैप्स हो जाएगा? हाँ, सो सिंपल। सर पल्ले पड़ गया। सर इसका मतलब मैं एक फटाफट से क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब देना, ठीक है? सपोज करो क्या कि मान लो आज स्पॉट रेट था, स्पॉट रेट का मतलब होता है करंट प्राइस 2,000, अपन ने एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 2100 पे एक कॉल ऑप्शन को हमने होल्ड करा, ठीक है, जिसका प्रीमियम था 10 रुपए, और ये 1 मंथ कॉल ऑप्शन है, यानी कि इसकी जो एक्सपायरी है वो अगले महीने की लास्ट थर्सडे पे आएगी। ठीक है सर, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि ऑन एक्सपायरी डेट अगर ये शेयर का प्राइस 2,500 हो गया तो हमें क्या मिलेगा? जल्दी बताओ। देखो, एक्सरसाइज प्राइस कितना है ये बताओ? 2100। इसका मतलब आपने ये कहा था कि अगर ये 2100 से ऊपर जाएगा तो आपको मुझे 2100 में देना पड़ेगा, यानी कि यू वांट द प्राइस शुड गेट फ्रीज्ड फॉर यू एट 2100। आप ये चाह रहे हो कि अगले महीने आपके लिए ये प्राइस कितने पे फ्रीज होना चाहिए? 2100 में फ्रीज होना चाहिए, और एक्चुअल में प्राइस कितना हो गया? 2,500। कितना बढ़ गया? 400 रुपये बढ़ गया। बच्चा कहता सर बड़ा तो 500 है। ना ना ना, स्पॉट से कभी कंपेयर नहीं करते। एक्सरसाइज जितना तुमने यहां पर बोला होगा उससे कंपेयर करना है ऑन एक्सपायरी वाले प्राइस से। मार्केट प्राइस ऑन डेट ऑफ एक्सपायरी का एक्सरसाइज प्राइस के बीच में गैप देखो, अगर ये बढ़ रहा है तो कॉल होल्डर को हो जाएगा मुनाफा। कितना मुनाफा होएगा बताओ? फॉर्मूला बताओ। वैल्यू ऑफ कॉल, अब फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। 2,500 माइनस 2100 यानी कि 400 रुपये। और अगर मैं प्रॉफिट पूछूंगा तो सर 400 रुपये माइनस 10 रुपये का प्रीमियम यानी कि 390 रुपये। सिंपल। समझ आ गया जी? सर बिल्कुल समझ आ गया। और अगर मैं कहूँ कि ऑन ड्यू डेट प्राइस जो था वो 2,000 हो गया तो सर ये तो गिर गया, तो कॉल लैप्स हो जाएगी। और जो आपने प्रीमियम दिया था, अच्छा जैसे ही कॉल लैप्स हो जाती है तो वैल्यू ऑफ द कॉल बिकम्स 0, और जो आपने 10 रुपये का प्रीमियम दिया था वो आपका 10 रुपये का क्या बन जाएगा? लॉस। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि कॉल होल्डर यानी कि कोई भी जो होल्डर होता है उसका मैक्सिमम प्रीमियम, जितना प्रीमियम होगा क्या उतना ही मैक्सिमम लॉस होता है? यस, बिल्कुल सही। समझ आ गया? नहीं नहीं समझ आया सर, आ गया, बिल्कुल आ गया। अभी मैंने पुट की बात नहीं करी, अभी हमने सिर्फ किसकी बात करी है? कॉल की बात करी है। तो एक बार दोबारा बताएंगे। पहले कॉल को स्ट्रॉन्ग कर लो क्योंकि पुट तभी समझ आएगा। कॉल में कितने लोग हैं? 2, होल्डर ऑफ कॉल, राइटर ऑफ कॉल। होल्डर ऑफ कॉल कौन है? जिसके पास राइट टू बाय है। राइटर ऑफ कॉल कौन है? हु इज अंडर ऑब्लिगेशन टू सेल। ठीक है जी? क्या इसके लिए जो भी होल्डर बनेगा उसको क्या बताना पड़ेगा? एक्सरसाइज प्राइस बताना पड़ेगा। क्या उसको ये भी बताना पड़ेगा कि उसकी पीरियोडिसिटी कितनी है? 1 मंथ कॉल, 2 मंथ कॉल, 3 मंथ कॉल, लाइक दिस, ताकि उसकी ड्यू डेट आएगी, फिर एक्सपायरी डेट बोलते हैं उसको। ठीक है जी? और अगर प्राइस ऊपर गया तो क्या वैल्यू ऑफ कॉल का फॉर्मूला बनेगा? जो भी ड्यू डेट पे मार्केट प्राइस है माइनस जो भी आपने एक्सरसाइज प्राइस को हम स्ट्राइक प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है जी? और ये वैल्यू ऑफ कॉल आ जाएगी, और लास्टली इसमें से प्रीमियम माइनस करेंगे तो क्या नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बिल्कुल सही है सर। करेंगे कॉल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखें कुछ? चलो एक काम करते हैं, पहले ना ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये 5 नंबर का 2021 में आया था। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट गिव होल्डर द राइट, ठीक है, बट नॉट द ऑब्लिगेशन। याद रखना, होल्डर के पास राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता। ऑब्लिगेशन किसके पास है? राइटर के पास। टू टेक और मेक डिलीवरी ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट।
एट स्टेटेड प्राइस। स्टेटेड प्राइस का मतलब स्ट्राइक प्राइस। बट दिस ऑप्शन इज गिवन ओनली टू वन पार्टी इन द ट्रांजेक्शन व्हाइल द अदर पार्टी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू टेक और मेक द डिलीवरी। समझ आ रही है? मतलब मेरे पास तो ऑप्शन है, होल्डर के पास एक ऑप्शन है, वो ले भी सकता है और एक्सपायर भी कर सकता है, यानी कि लैप्सिंग भी कर सकता है। लेकिन जो राइटर होता है ना, ही इज अंडर ऑब्लिगेशन। Since the other party is under obligation and risk associated with making good the obligation, he receives a payment for that. And that payment is called as what? Option premium. Who pay premium to whom? Holder pays premium to writer. Why? Because holder wants right and writer is under obligation. Very good. ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, कॉल और पुट। कॉल में क्या होता है? वेयर गिव्स होल्डर राइट टू टेक द डिलीवरी, मतलब बाय। एंड ये कौन होता है? right to put, where the put option is with the seller and option gives right to give delivery। गलत लिखा हुआ है। एक में right to buy, आप ऐसे नहीं भी लिखोगे चलेगा, right to buy और right to sell लिख दो आप। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, एक यूरोपियन और एक अमेरिकन। मैं बता देता हूं क्या होता है। इंडिया में ना यूरोपियन ऑप्शन चलता है बेटा। बच्चा कहता है सर होता क्या है ये तो बता दो। देखो, यूरोपियन ऑप्शन होती है जो एक्सपायरी पर ही, ड्यू डेट पे ही, यानी कि जब भी ड्यू डेट आएगी ना तभी उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अमेरिकन ऑन और बिफोर एक्सपायरी डेट कभी भी एक्सरसाइज हो सकती है। लेकिन याद रखना, यूरोपियन ऑप्शन एक्सरसाइज हमेशा कब होती है? एक्सपायरी डेट पर ही होती है, याद रखना। तो यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन एक्सपायरेशन डेट। ऑप्शन ट्रेडेड इन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज आर यूरोपियन स्टाइल। और अमेरिकन कौन होती है? जो ऑन और बिफोर, पहले भी हो सकती है और ऑन भी हो सकती है, ऑन डेट ऑफ एक्सपायरेशन। ठीक है जी, ठीक है सर। अब इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए, पुट तो मैंने अभी कराया है, तो पुट तो मैं कराऊंगा भी नहीं अभी, आपको मैं दिखा रहा हूं अगर इस पे कोई भी हमें कॉल से रिलेटेड दिखेगा तो, क्योंकि अभी पुट मैंने कराया नहीं है तो पहले कॉल तो समझ ले अच्छे से। देखो, आराम आराम से देखना। नमन ने एग्जीक्यूट करा एक कॉन्ट्रैक्ट। नमन ने क्या करा? ही हैज परचेज्ड वन 3 month कॉल ऑप्शन। लिखो, 3 month कॉल ऑप्शन, मतलब इसकी एक्सपायरी 3 महीने बाद आएगी। विद अ प्रीमियम ऑफ 25, यानी कि आपने ये जो खरीदा है ना, ये 25 रुपए का प्रीमियम दिया है। विद एक्सरसाइज प्राइस 530। विद एक्सरसाइज प्राइस कितना है? 530। मैंने पहले ही बोला था, तीन बातें होती हैं। देखो, पहला, कॉल 3 month है, प्रीमियम 25 है, और स्ट्राइक प्राइस कितना है? 530 रुपए। इसका पहले मतलब समझ लेते हैं। अगर रेट 530 से ऊपर गया तो क्या मुझे बेनिफिट होएगा? जो जिसने कॉल परचेज करी है, मतलब होल्डर है वो, और उसके लिए उसने प्रीमियम कितना दिया हुआ है? 25 रुपए। ठीक है ना, आराम आराम से देखना। लॉट साइज 100 है, तो बेटा इसने इंटू 100, क्योंकि एक यूनिट पे 25 रुपए दिए हैं, तो अगर एक लॉट में 100 यूनिट है तो बेटा आपने 2500 दिया होगा। ठीक है, ठीक है। अब हुआ ये, ड्यू डेट पे प्राइस जो था वो हो गया 500। आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। अच्छा, करंट प्राइस है, ये तो स्पॉट रेट है। कहता है कि अगर प्राइस ऑफ द गामा लिमिटेड स्टॉक आफ्टर 3 month, यानी कि ड्यू डेट पे कितना आ गया? 500। और दूसरा आंसर क्या है? 350। आपको ये बताना है कि नमन का प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। सुनते रहिएगा, आप बताओ। चलो, कॉल होल्डर हमेशा क्या चाहता है? प्राइस ऊपर जाए। 530 का आपका स्ट्राइक था, लेकिन ये 500 पे था, ये तो गिर गया, लैप्सिंग हो गई, 2500 का लॉस हो गया। 350 फिर गिर गया, 2500 का लॉस हो गया। बोलो, जल्दी बोलो। अब आराम आराम से पढ़ो वो क्या कह रहा है। अरे शिट यार, इन्होंने ना एक्चुअली में पता है क्या, उसने कॉल भी खरीदी है और पुट भी खरीदी हुई है, तो आपको पूरी स्ट्रैटेजी देनी पड़ेगी। अभी तो मैंने कॉल ही कराया है, लेकिन अभी समझ आ रही है क्या? दोनों ही केसेस में कॉल एक्सपायर हो जाएगी, बस इतना बता दो। पुट का तो मैं अभी कराऊंगा तभी समझ आएगा। क्या कॉल विल गेट एक्सपायर? यस और नो? क्यों? क्योंकि प्राइस नीचे रह गया ना बेटा। जब प्राइस नीचे रह गया तो कॉल तो एक्सरसाइज होगी नहीं, तो आप लिख सकते हो कॉल विल बी लैप्स्ड इन बोथ द केसेस। ठीक है ना। अभी पुट पे बात ही नहीं करी हमने, तो इसलिए मैंने अभी बता ही नहीं सकता पुट का, तो अभी डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है जी, पुट पे अभी हम बात करेंगे। क्या सबको क्लियर है या नहीं? बोलो बेटा। देखो, यहाँ पे इंग्लिश तो पढ़ ही लोगे ना आप,
इंग्लिश पढ़नी है आपने। यहां पे क्या लिखा है, कॉल विल नॉट एक्सरसाइज, पुट की बात ही नहीं करी क्योंकि पुट सिखाया नहीं है ना। एंड अगेन कॉल विल नॉट बी एक्सरसाइज, यानी कि जो चीज, देखो कॉल एक्सरसाइज कब होती है, जब प्राइस उसके स्ट्राइक से ऊपर जाएगा। अगर ऊपर नहीं जा रहा तो कॉल लैप्स हो जाएगी, और लैप्स होने का मतलब जो प्रीमियम आपने दिया था क्या वो आपका लॉस बन जाएगा। ठीक है ना, ठीक है सर। अभी हम पुट पे, जब इस क्वेश्चन पे अभी मैं दोबारा आऊंगा, डोंट वरी, है ना, विल डिस्कस दिस क्वेश्चन अगेन। अब देखो ये भी पुट का आया है, ये भी पुट का आया, पुट का आया, तो चलो फिर पुट, पहले पुट पढ़ ही लेते हैं। लिखो जरा पुट क्या होती है, सारे बच्चे फटाफट से लिखेंगे पुट ऑप्शन। दो पार्ट में डिवाइड करो इसको भी। एक होता है होल्डर इनपुट और एक होता है राइटर इनपुट। होल्डर कौन होता है, जिसके पास राइट होता है, लेकिन इस बार राइट किस चीज का, सेल का, एंड ही इज अंडर ऑब्लिगेशन टू बाय। बेटा मैं आपको ना एक चीज बताता हूं, पुट होल्डर कौन होते हैं पता है, जिनको लगता है, जो बियरिश होते हैं, जिनको लगता है मार्केट गिरेगी, बस इतनी बात याद रखो, इनके हिसाब से मार्केट गिरेगी। ठीक है ना। अब क्या होता है प्रैक्टिकली, जैसे मान लो मेरे हिसाब से मैंने क्या करा, स्ट्राइक ले लिया 2,500 और 3 मंथ पुट ऑप्शन मैंने बाय करी है, जिसका प्रीमियम था 50 रुपए। अब समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, पुट वाले को हमेशा क्या लगता है, पुट होल्डर को हमेशा लगता है मार्केट गिरेगी। अगर ये एक्चुअल में नीचे चला गया, मान लो 2300 का हो गया, तो पुट कमा जाएगा। कॉल वाले को लगता है मार्केट बढ़ेगी तो वो ऊपर जाने पे कमाता है, और पुट वाला नीचे गिरने पे कमाता है। समझ आ रही है, कॉल वाला हमेशा क्या मानता है, मार्केट ऊपर जाएगी, बुलिश होएगी, तो वो ऊपर जाने पे कमाई करता है। ठीक है ना, और कॉल वाले के लिए अगर नीचे गया तो लैप्स हो जाती है। पुट वाला हमेशा क्या होता है, बियरिश होता है, तो उसके हिसाब से मार्केट गिरने वाली है, अगर गिर गई तो वो कमा जाएगा, अगर नहीं गिरी तो मेरे बच्चे वो लैप्स हो जाएगी। ठीक है ना, सिंपल। तो अब आपको ऐसे याद रखना। तो आप मुझे बताओ 2,300 रुपीज में मान लेते हैं कि आपका मार्केट प्राइस ऑन ड्यू डेट 2,300 है, तो भैया पुट वाले के तो मजे लग गए। क्यों मजे लग गए बताओ, सर 200 रुपये गिर गया और वो तो चाहता था गिरे, तो बेटा जी 200 रुपये हो गई वैल्यू ऑफ पुट, और उसके लिए प्रीमियम कितना दिया, 50, तो बेटा 150 रुपये उसको क्या आ गया, प्रॉफिट। सर 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 हमें समझ आ गया, बताओ क्या समझ आया, जल्दी बता दो। सर हमें ना समझ आ गया, दो लोग हैं, एक कहता है मार्केट ऊपर जाएगी, एक कहता है मार्केट नीचे जाएगी। सिंपल है, जिसको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी वो कॉल होल्डर बन जाओ, जिसको लग रहा है मार्केट नीचे गिरेगी वो पुट होल्डर बन जाओ। ये तो बड़ा आसान है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। आओ इस क्वेश्चन को अब दोबारा करते हैं, आई एम वेरी श्योर शायद आप अब अच्छे से कर पाओ। ठीक है ना, मैं इनके सॉल्यूशन को नहीं देखेंगे, हम अपने तरीके से करेंगे ना, पक्का यकीन है मुझे कि आप बिल्कुल सही जवाब देने वाले हो। शुरू करें, ठीक है, ध्यान से देखना। परचेज 3 मंथ कॉल ऑप्शन विथ प्रीमियम ऑफ 25 530। देखो आपने कॉल कॉल ऑप्शन में पैसा लगाया, आपने प्रीमियम दिया 25, आपका स्ट्राइक है 530, 1 लॉट 100 शेयर्स। ठीक है, आप पुट में भी गए, आपका प्रीमियम था 5 रुपए, आपका स्ट्राइक था 430, और आपका एक लॉट में 100। ठीक है जी, ऑन ड्यू डेट प्राइस हो जाता है 500। आराम आराम से तसल्ली से भाई, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, शुरू करें, शुरू करें, जल्दी बोलो, आओ बिल्कुल आराम से देखना। 500 रुपये प्राइस, पहले आ जाओ कॉल पे। कॉल एक्सरसाइज कब होती है सर, जब प्राइस स्ट्राइक से ऊपर जाए, यानी कि 530 से ऊपर। सर नहीं गया, कॉल लैप्स। रीजन, जो आपका मार्केट प्राइस था वो लेस देन स्ट्राइक था, लैप्स हो जाएगा। पुट 430 से अगर नीचे जाता तो सर 500 नहीं गया, तो पुट भी क्या हो गई, लैप्स। सर ये तो दोनों ही लैप्स हो गई, क्योंकि मार्केट प्राइस जो था वो अबव था पुट के स्ट्राइक के। सर दोनों लैप्स हो गई, तो अगर दोनों लैप्स हो गई तो वैल्यू ऑफ स्ट्रैटेजी, ये पूरी स्ट्रैटेजी की वैल्यू क्या हो गई, 0। और आपने
₹25 इसके दिए, 5 इसके दिए, आपने टोटल प्रीमियम क्या 30 रुपीज दिया, और 100 यूनिट का आपने टोटल प्रीमियम दिया होगा 3000, तो क्या आपको 3000 का लॉस हो गया। तो आप देख सकते हो नेट लॉस ऑफ 3000। अब पल्ले पड़ गया। ठीक है सर, एक बार दोबारा बताना सर, अगर रेट 350 होगा तो क्या होगा। यार मजा तो आप बताओगे तब आएगा मुझे। रेट 350 पे क्या होगा, कोई बता सकता है। कॉल वाला क्या चाहता है, प्राइस ऊपर जाए, प्राइस ऊपर जाए, और ड्यू डेट पे आ रहा है 350। सर प्राइस तो नीचे चला गया ना, तो कॉल तो सर लैप्स हो जाएगी। वेरी गुड। टेल मी व्हाट अबाउट पुट। सर पुट एक्सरसाइज हो जाएगी, बताओ क्यों। क्योंकि वो 430 से नीचे है। अच्छा सर, हर ऑप्शन के स्ट्राइक को मार्केट प्राइस से कंपेयर करना है। यस। कॉल का स्ट्राइक इससे कंपेयर करो, पुट का स्ट्राइक इससे कंपेयर करो। अब मुझे तो कितना नीचे चला गया, 80 रुपए। बोलो। पुट एक्सरसाइज हो जाएगी, तो कौन बताएगा वैल्यू हमें कितनी मिलेगी। कॉल की तो 0 मिलेगी क्योंकि लैप्स हो गई वो, और पुट की हमें कितनी मिलेगी, कोई बताएगा कितनी मिलेगी। 80 रुपए मिलेगी इंटू 100, क्या आपको 8000 रुपए मिल जाएंगे। लेस आपने प्रीमियम कितना दिया हुआ है। सर हमने टोटल प्रीमियम दिया है 25 जमा 5 30, 30 इंटू 100, 3000 का प्रीमियम दिया है। सर इसका मतलब अपने को 5000 का प्रॉफिट आएगा। वेरी गुड यार। सर वी विल हैव अ प्रॉफिट ऑफ 5000 रुपए। वाओ ब्यूटीफुल, मजा आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, अभी 2 क्वेश्चन और कराता हूँ ना, मजा आएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, फिर आपको भी एक क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। अब ये क्वेश्चन आपने मेरे साथ करना है। शुरू करें। देखो, व्हाट आर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द इन्वेस्टर्स गिवन बिलो। एक्स ने राइट करा है। अच्छा एक बात है, किसी ने तो बाय करा होगा ना। एक बात याद रखना, आपने हमेशा क्वेश्चन होल्डर के लिए सॉल्व कर, होल्डर का दिमाग लगा के सॉल्व करना, ना कि राइटर। मैं अभी आपको बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं। एक्स ने राइट करा तो क्या राम ने होल्ड करा, मान लेते राम ने होल्ड करा। ठीक है, एक्स ने राइट करी कॉल ऑप्शन टू परचेज शेयर ऑफ एन एक्सरसाइज प्राइस 60। स्ट्राइक कितना है बेटा, 60। प्रीमियम कितना है, 12, और शेयर का प्राइस हो गया 62। आपको ये बताना है, प्रॉफिट एंड लॉस बताना है मिस्टर एक्स के लिए। अब मिस्टर एक्स तो राइटर है, तो आप राइटर के एंगल से मत सोचो, आप राम के एंगल से सोचो। राम ने एक कॉल होल्ड करी जिसका स्ट्राइक था 60, प्रीमियम था 12, और उसका शेयर प्राइस ड्यू डेट पे बढ़कर कितना हो गया, 62। कॉल में हम चाहते हैं रेट बढ़े। सर बढ़ गया, कितना बढ़ा, 2 रुपए बढ़ गया, 2 रुपए बढ़ गया, तो वैल्यू ऑफ कॉल कितनी आ गई, 2 रुपए। लेकिन आपने प्रीमियम कितना दिया, 12। सर आपको 10 रुपए का लॉस, राम को 10 रुपए का लॉस, तो एक्स को क्या वही 10 रुपए का प्रॉफिट। मेरी बात समझ रहे हैं। आपने आंसर तो एक्स का देना था, लेकिन आप सोचोगे होल्डर के एंगल से। अगर क्वेश्चन होल्डर का ही दिया हुआ है फिर आपके लिए आसान है, लेकिन अगर क्वेश्चन राइटर का दिया हुआ है तो सोचो होल्डर के एंगल से। जो भी होल्डर का आंसर आएगा, क्या वो उल्टा आंसर किसका होगा, राइटर का। समझ आ गया। तो आप पढ़ के देखो क्या लिखा है। फॉर मिस्टर एक्स प्रॉफिट ऑफ 10 रुपए। देखो आप, फॉर मिस्टर एक्स प्रॉफिट ऑफ 10 रुपए। समझ आया। दोबारा देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगला देखते हैं। मिस्टर वाई बाइस। अब देखो ये होल्डर है ना, अब आपके लिए इजी है, याद रखना कौन सा क्वेश्चन यूजर फ्रेंडली है, जहां पर आपको क्वेश्चन होल्डर का दिया हुआ यूजर फ्रेंडली क्वेश्चन है। बाइज अ पुट, स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है 80 रुपए, प्रीमियम 8.5। बताओ बाइज अ पुट, पुट का मतलब ये बियरिश है, बियरिश मतलब ये चाहेगा कि प्राइस नीचे गिरे, अगर गिर गया तो ये प्रॉफिट कमाएगा। शेयर प्राइस फॉल टू 60। वाओ, वाओ क्यों बोला, क्योंकि ये तो चाहता था गिरे और गिर गया। कितने रुपए गिरा, 20 रुपए, तो वैल्यू ऑफ पुट कितनी आ गई, 20 रुपए। 20 रुपए कमाने के लिए प्रीमियम कितना दिया, 8.5 रुपए, क्या 11.5 रुपए का मुनाफा हो गया। वाई को प्रॉफिट हो गया 11.5 रुपए। सर मजा तो आ रहा है, क्लास दोबारा देखनी पड़ेगी। कोई बात नहीं भाई, देख लियो ना यार, क्या हो गया। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट देखो, वेरी गुड। जेड राइट्स अ पुट। अब मैंने पहले ही बोला, अब ये जेड राइटर था, तो आप यहां पे राम जी को लिख लो। स्ट्राइक प्राइस कितना है, 60, प्रीमियम कितना है, 11, और प्राइस ऑफ द शेयर बढ़कर कितना हो गया, 96। वाओ नहीं बोल रहा मैं, ओ ओ, वाई ओ ओ, पुट वाला।
पुट 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 वाला तो कहता है गिर जाए, ये तो ऊपर चला गया बाबू, क्या ये लैप्स हो जाएगा? तो ये जो प्रीमियम था वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये जो प्रीमियम था 11 रुपए, क्या वो लॉस हो जाएगा? यस सर। और यहाँ पे देखो राइटर का क्या होगा सर, यही 11 रुपए, इसका क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। तो ये देखो प्रॉफिट ऑफ 11 रुपए, ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज, लैप्स हो जाएगी। वाओ सर, मजा तो आ रहा है, बस एक बार याद रहे बस मुझे। लास्ट देखते हैं, एक्स वाई राइट अ पुट ऑप्शन विद एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 70। सर पुट आ गया ना, और ये राइट है, तो आपने राम जी के लिए सोचना है। सर राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी, स्ट्राइक प्राइस 70, प्रीमियम 8। ये चाहते थे प्राइस ऊपर जाए ना, पुट है ना, तो ये चाहते थे गिर जाए, और ये गिर भी गया। वाओ, वाओ कितना गिरा ये सर? 70 और 48 का गैप, 22 रुपये गिर गया, और उसको पाने के लिए 8 रुपये का प्रीमियम दिया आपने। तो 22 माइनस 8, 14 रुपये का राम जी को प्रॉफिट हुआ, तो क्या राइटर को लॉस हो गया? सिंपल। आई होप समझ आ रहा है मैं क्या करा रहा हूं। ठीक है, अब ना एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपने ट्राई करना है, और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना प्लीज। ठीक है, लिखो। एक्स ने कॉल होल्ड करी है, कॉल होल्डर है ये, 3 मंथ्स कॉल होल्डर है, स्ट्राइक है 500, इसके लिए प्रीमियम दिया है 10 रुपये। केस 1, मार्केट प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स 550, एंड मार्केट प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स 480। ठीक है जी, आपको ये पूरा सॉल्व करना है, याद रखना ये होल्डर है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और लिख लो, मिस्टर वाई, पुट राइटर है, राइटर है याद रखना, इसको फिर राम जी बनाना है आपने। ठीक है, 3 मंथ्स, स्ट्राइक 500, प्रीमियम 10, मार्केट प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स 550, 480। आपको ना कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि क्या आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे कोई और क्लास चाहिए या हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो फिर जो अगली क्लास होएगी वो किस पे होएगी? बोलो बोलो, substantial acquisition of shares and takeover regulation 2011. Thank you very much. Goodbye.